हेलो एवरीवन। अगर आपने पिछला पार्ट देखा हो तो आपको पता हो कि हमारे हीरो ने क्या क्या कांड किए हैं, और अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से देख कर आओ। आपको इस कैरेक्टर से प्यार ना हो जाए तो कहना। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि चुन ज़ियाओबाई को अपने न्यू पावर्स के बारे में पता लगता है और साथ ही उसे एक न्यू डिवाइन एबिलिटी भी मिली थी, जिसे पाकर वो खुश था कि तभी उसके दरवाजे पर उसके सेट के काफी सारे डिसाइपल्स नॉक करने लगते हैं। बाहर जाने के बाद तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर उसे लग रहा था कि बाइलू ने कहीं उसकी पोल तो नहीं खोल दी। फिर भी वो अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आता। उसका कहना था जो होगा देखा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेंगे। तभी उनमें से एक डिसाइपल आगे आकर हमारे चुन ज़ियाओबाई से कहता है कि क्या तुम ही वो सीनियर चुन हो जिसने फेमस स्वॉर्डमैन जाओ को हराया। वो बंदा कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। क्यों, क्या काम था? पता चलता है कि ये सारे डिसाइपल्स असल में उसकी पावर टेस्ट करने आए हैं। अब जैसा कि रूल है, केव ड्वेलिंग के ओनर को चैलेंज करने की वजह से अगर वो उसे हरा देते हैं तो वो केव उनकी हो जाएगी। तो ये सारे लोग हमारे चुन से लड़ने के लिए यही बहाना लगाते हैं। वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा पैनिक करने वाली बात थी, लेकिन हमारा हीरो रिलैक्स था कि चलो कम से कम उसकी पोल तो नहीं खुली। ये लोग तो असल में उसकी केव को चुराने आए हैं। वैसे वो चुप रहने वालों में से तो था नहीं, उनके मुंह पे बोल देता है कि बस केव के लिए फाइट करने आए हो, लेकिन झुंड बना के तो ऐसा आए हो जैसे कि किसी स्पाई को पकड़ लिया हो। फिर तभी उनमें से एक डिसाइपल आगे आते हुए कहता है कि झुंड बनाकर इसलिए आए हैं क्योंकि अपने साथ हम काफी सारे लोगों को लेकर आए, जैसे कि 2 डिसाइपल डिसिप्लिन हॉल से, ये चेक करने के लिए कि फाइट के दौरान कोई भी ऊंच नीच ना हो और कल की तरह तुमने जैसे जाओ को हराया धोखे से, वैसे ही तुम हमें ना हराओ। इसके अलावा वहाँ पर जाओ भी आया हुआ था, जिसे देखते ही हमारा हीरो समझ आता है कि लगता है इसने कल की हार को एक्सेप्ट नहीं किया। इसे लग रहा है कि ये अभी मुझसे जीत सकता है और अपने बदले किसी और को लेकर आ गया ताकि वो मुझे फाइट में हराए और इसका नाम दोबारा बन जाए। डिसिप्लिन हॉल को इंक्लूड करने का मतलब ये है कि ये पूरा फेयर इनफ मैच चाहता है। तो क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन ये तो उसकी आदतों से बिल्कुल डिफरेंट था। चुन ज़ियाओ केओस को हमेशा अपॉर्चुनिटी बनाने में बिलीव रखता है, तो वो बड़े टेंशन के साथ कह रहा था कि एक बात बताओ, मुझे हराने पर तुम लोगों को केव मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें हराने पे मुझे क्या मिलेगा? मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर मेरा फायदा ना हुआ तो मैं तो वापस सोने चला जाऊंगा। ये सुनकर चेंग हाओ नाम का डिसाइपल आगे आते हुए कहता है कि अगर यही तुम्हारी शर्त है तो ठीक है, मैं अपने सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन और जितने भी हर्ब्स हैं, यानी कि अपना पूरा का पूरा पाउच तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये देखकर तो हमारा हीरो खुश हो जाता है कि भाई साहब इसने तो उसके मन की बात छीन ली। उसने क्या मोटा बकरा फंसाया। इसकी स्पिरिचुअल पाउच को देखकर लग रहा है कि वो अपने बॉडी टेम्परिंग लेयर की सेकंड पर पहुंच जाएगा। और फिर मैच को फेयर करने के लिए उसने भी अपनी स्पिरिचुअल पाउच को बाहर निकालते हुए उसे फैंग को पकड़ा दिया था कि तुम भी अपना पाउच फैंग को पकड़ाओ, ये नजर रखेगा। बहुत ही भरोसे का इंसान है। बताओ, कल का आया हुआ ये है और ये फैंग को कह रहा है कि ये भरोसे का इंसान है। फिर क्या था, हमारा हीरो अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है फाइट के लिए तैयार होते हुए। सामने वाले ने तो लगभग अटैक प्रिपेयर कर ही लिया था, लेकिन चुन ज़ियाओ उसे रोकते हुए कहता है कि एक मिनट, अब जब इस फाइट में डिसिप्लिन हॉल के मेंबर भी इंक्लूड है तो मुझे थोड़ी सी चीजें जाननी है और श्योर होना है। वो फटाफट लॉ एनफोर्समेंट हॉल के डिसाइपल्स के पास जाकर कहता है कि मुझे एक बात बताइए, क्या इस फाइट में अगर सामने वाला बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया तो मुझे कोई कंपनसेशन देना होगा क्या? वो बंदा कहता है कि नहीं, जब तक कोई मर नहीं जाता तब तक डिसिप्लिन हॉल के मेंबर का कोई लेना देना नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो। यही तो हमारे हीरो को सुनना था। अब जनाब कोई ऑर्डिनरी कल्टीवेटर तो है नहीं, एक डाकू है। उनका दिमाग अलग तरीके से चलता है। अब आप सोचोगे कि फाइट से पहले उन्होंने सारे रूल्स के बारे में अच्छे से क्यों जाना? वो इसलिए क्योंकि हमारा हीरो प्लान कर रहा था कि इस बंदे को एक ही अटैक में नॉकआउट करना होगा, तभी वो जीत पाएगा। क्योंकि सामने वाले की कल्टीवेशन बहुत हाई है। अगर उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करने की कोशिश की तो क्लियरली हमारा हीरो उसके सामने टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए जैसे ही इस बार उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, हमारा हीरो फटाक से उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता है कि अरे सेक लीडर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर चेंग हाओ भी आसमान में देखने लगता है कि कौन से सेक लीडर आ गए, और इसी मौके का फायदा उठाकर चुन ज़ियाओ उसकी गर्दन पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है, जिससे बेचारा वहीं ढेर हो चुका था। ये देखकर वहाँ खड़े सारे डिसाइपल्स के मुंह खुले रह जाते हैं कि इसने अभी क्या किया, और वही हमारा हीरो भी लाइक कि देखा मैं इतनी आसानी से जीत गया। ये सुनकर बाकी सारे डिसाइपल्स कहते हैं कि तुमने चीटिंग की, तुमने उस पर स्नीक अटैक किया, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो सारे लोग उस पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि कितने बेशरम हो, चीटिंग करके जीत गए। पर चुन ज़ियाओ उन पर ही भड़कते हुए कहता है कि कौन कहता है कि मैंने चीटिंग की, और क्या सबूत है इसका कि मैंने चीटिंग की? ज़ियाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि कॉम्बैट फाइट के दौरान कोई भी स्नीक अटैक नहीं कर सकता। सब लोग उसकी तरफ पॉइंट करके उसे चीटर कहने लगते हैं। पर हमारा हीरो डिसिप्लिन हॉल के डिसाइपल को ऐसे खींचता है जैसे कि कोई आटे की बोरी। वो भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज था कि अरे मेरी कोई रेपुटेशन है कि नहीं। हमारा हीरो उसे आगे करते हुए कहता है कि ये भी तो खड़े खड़े मैच देख रहे थे ना, इन्होंने मुझे इतनी रूल्स गिनवाए, उनमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं स्नीक अटैक नहीं कर सकता। और मैंने तो तुम सबके सामने पूछा था ना कि इस फाइट के रूल्स क्या हैं। क्या तुम लोगों में से किसी ने सुना कि हमारे डिसिप्लिन हॉल के लीडर ने कहा हो कि स्नीक अटैक अलाउड नहीं है? अच्छा, अगर तुम लोगों को फिर भी डाउट है तो उनके मुंह से खुद ही सुन लो। और फिर वो बड़े प्यार से उस डिसाइपल से पूछता है कि बताइए, क्या अभी अभी मैंने जो किया वो रूल्स के खिलाफ है? आपने कहीं भी
मेंशन किया था कि मैं स्नीक अटैक नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए तो वो खुद कंफ्यूज हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बताया था। ये सुनते ही वो खुशी के मारे जंप करते हुए कहता है कि देखा, मैंने इस बंदे को अपनी काबिलियत से हराया है। रूल ये था कि मुझे उसे जान से नहीं मारना और मैंने उसे जान से नहीं मारा और नॉकआउट कर दिया। मैंने एक परफेक्टली रिस्पॉन्सिबल, लॉजिकल और कॉम्प्लिएंट डिसाइपल की तरह बिहेव किया है। आखिर ये चीटिंग कैसे हो सकती है बताओ, अब तुम लोग ही बताओ। पर जाओ फिर भी मानने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि एक स्वॉर्ड मैन होने के नाते हमें कहीं भी नहीं सिखाया जाता, ये हमारी मोरालिटी के खिलाफ है किसी के ऊपर भी स्नीक अटैक करना। वही हमारा हीरो भी लाइक, मैंने जितनी रूल्स पढ़ी है उसमें मुझे कहीं भी ये बात लिखी हुई नहीं दिखी, ये तो मोरालिटी की बात है जो रियल वर्ल्ड में काम नहीं आती। और अगर तुम्हें तब भी लगता है कि मैं चीटिंग से हारा हूँ तो क्यों ना तुम मेरे साथ फाइट करके देखो। अगर मैं हार गया तो मेरे सारे स्टोरेज पाउचेस तुम हारे हुए। लेकिन बेट लगाने से पहले जाओ की नजर चेंग हाओ पर पड़ती है, जो अभी भी बेसुध होकर पड़ा था। उसके मन में यही चलने लगता है कि ये बंदा कल्टीवेशन के मामले में कितना आगे था, लेकिन ये उसके पंचेस से नॉकआउट हुआ पड़ा है। यहाँ तक कि अपने सारे की सारी जमा पूंजी जो कि उसकी कल्टीवेशन को बूस्ट करने में उसकी हेल्प कर सकती थी, वो भी हार गया। तो अगर बाय चांस उसने चांस लेने का सोचा भी, अगर वो हार गया तो उसे भी अपना सब कुछ गंवाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि वो यहाँ से चलता बने। तो अपने साथी को उठाता है और निकल लेता है। ये देखकर चुन जियाओ उसकी फिरकी ले रहा था कि अरे 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 भाग क्यों रहे हो यार, फाइट करनी थी ना तुम्हें। डिसाइपल्स यही सोच रहे थे कि कौन इसे स्वॉर्ड मैन कहता है, मुझे तो लगता है कि स्वॉर्ड रिपेयर मैन है। अब अपने सारे लूट का माल पकड़ने के बाद हमारा हीरो फैंग को फिर से लू जुआन का वो टोकन पकड़ाते हुए कहता है कि जल्दी से फॉर्मेशन को ओपन करो। कोर्टयार्ड के अंदर जाने के बाद फैंग फिर से उसे मक्खन मारते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर चुन, आपने कहाँ स्नीक अटैक किया, आपने तो कमाल कर दिया। आपको पता है आपने जो अटैक किया उसे क्या कहते हैं, वारफेयर बाय डिसेप्शन। आप तो सच में कॉम्बैट के ट्रू एसेंस को समझते हैं। आपकी स्किल्स देखकर तो मैं आपको और भी ज्यादा एडमायर करने लगा हूँ। क्या आप मुझे भी ये सिखाएंगे। चुन जियाओ रेडी था, लेकिन पहले उसे ये जानना था कि जिस बंदे को उसने हराया है आखिर वो है कौन। सुना है कि वो 1000 में से 100 रैंक करने वाला बंदा है। फैंग बताता है कि हाँ, जिस चेन हाओ को आपने मारा है ना, वो भी एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड मैन है और आपको पता है वो 1000 में से आफ्टर डिसाइपल के 95th रैंक पर आता है। अब उसको हराने की वजह से उसकी पोजीशन आपकी हो गई। उसने अपने स्वॉर्ड एंड टैन को कॉम्प्रिहेंड कर लिया था और इसी वजह से ये पोजीशन वो 3 महीने से होल्ड करता आ रहा है। अब यानी कि हमारा हीरो चुन पहुंच गया है 95th रैंक पर बिना कुछ किए। जब वो फैंग से उसकी रैंक पूछता है तो पता चलता है कि उसकी रैंक तो 30,000 में से है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन अभी सिर्फ की रिफाइनिंग की 7th लेवल पर ही है। तो अपने मन में चुन जियाओ भाई यही सोच रहा था कि अगर वो अपनी कल्टीवेशन देखे जो कि की रिफाइनिंग की लेट स्टेज है, इसका मतलब कि वो 1 लाख में भी नहीं आएगा। लेकिन पावरफुल ओपोनेंट को हराने की वजह से वो कितनी आसानी से अपनी पोजीशन चेंज कर चुका। इसलिए फैंग को और ज्यादा अपने पाले में करने के लिए उसने फैंग को काफी सारी मार्शल आर्ट बुक्स पकड़ा दी थी, जिससे वो भी खुश हो जाता है। उसने फैंग को अपना सेकंड इन कमांड बना लिया था ताकि आगे से अगर कोई उस पर पावरफुल बंदा अटैक करे तो एटलीस्ट फैंग की स्पिरिचुअल पावर उसकी हेल्प करे। वो चाहता था कि फैंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, इसलिए फैंग से कहता है कि इन बुक्स को पढ़कर जल्दी से और पावरफुल बन जाओ। वो भी खुश होकर प्रैक्टिस करने के लिए दौड़ पड़ता है। यहाँ अंदर जाने के बाद चुन जियाओ अपने लूटे हुए खजाने को चेक करता है तो उसके सामने सारे स्पिरिचुअल थिंग्स का पहाड़ जमा हो चुका था। इतनी सारे महंगे महंगे और रेयर आइटम को देखकर तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं। वो तो सोच रहा था कि हाई रैंक के लोगों को हराना ज्यादा फायदेमंद है बजाय उन दोनों लवी डवी कपल के। उन दोनों को लूट कर तो उसे ज्यादा कुछ मिला भी नहीं। यहाँ इतना कुछ मिल गया है कि वो पूरा साल भी ना लूटे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारी चुन जियाओ की नजर जीनियस लिस्ट पर आ चुकी थी। इसी वजह से वो कहता है कि अब मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तो फिर क्या था, वो सारे स्पिरिचुअल पिल्स और स्पिरिचुअल लिकर को इकट्ठा करता है और उन सभी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे देखते ही देखते उसकी मसल्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो ब्लड रिफाइनिंग की लेवल 4 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब ये था कि अब अगर जाओ वुयुन उसके सामने आ गया तो बिना डरे वो उसे पक्का क्रश कर देगा। अब उसे जाओ वुयुन से लड़ने के लिए कोई ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर सडनली हमारे हीरो को कुछ रियलाइज होता है कि वो कितना ज्यादा पैसे चूसने वाली मशीन बन गया। इतने सारे ट्रेजर्स और रेयर आइटम्स को वो एक बार में निगल गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के उसका क्या होगा, आगे वो क्या करेगा, इसी बारे में सोच रहा था कि तभी नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारा हीरो तो ये देखकर खुश हो जाता है और बाहर निकल कर कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। मतलब उसे लग रहा था कि उसके आज का जुगाड़ भी हो गया, सामने से खुद बकरा हलाल होने के लिए आ रहा है तो वो क्यों भला पीछे हटे। पर तभी यहाँ पर आई हुई भीड़ उसमें से एक बंदा उसे लो लाइफ बोलकर चिढ़ाना शुरू कर देता है। हमारा हीरो भी लाइक सामने आकर शक्ल दिखाएगा, आखिर तू है कौन बे। वो बंदा भी सामने आकर अपनी शक्ल दिखाते हुए कहता है कि वो शीले का सपोर्टर है। तुम जानते भी हो हमारे सीनियर ब्रदर शीले तुम्हें चैलेंज करने के लिए आए। वो कितने पावरफुल है, तुम्हें चुटकियों में मसल कर रख देंगे। वो स्वॉर्डमैनशिप की 3rd रैंक पर आते हैं। इतना ही नहीं, जीनियस रैंकिंग लिस्ट में वो टॉप
80 में आते हैं। इसे चुनकर चुनसेओ अपने मन में सोचता है कि ये वाला ओपोनेंट तो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है, इसका मतलब इसके पास पहले वाले से ज्यादा माल होगा। वैसे एक एक करके जीनियस हमारे हीरो से इसलिए लड़ने आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उसने स्वॉर्ड कल्टीवेटर ग्रुप की इंसल्ट कर दी है। आउटर सेट में बच्चे को पता लग चुका था चुनसेओ के बारे में, इस वजह से नहीं कि वो कोई जीनियस या पावरफुल बंदा है, इस वजह से कि उससे पंगा मत लेना वरना तुम्हारी हार तय है। पता नहीं कौन कौन से लूप होल्स निकाल कर तुम्हें हरा दे। उस पावरफुल सीनियर शीले को देखकर सभी को लग रहा था कि इस बार तो ये बंदा गया। वहीं इस सारे नजारे को देखने के बाद चुनसेओ भी सीधा फाइट एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि पहले वो वीक बनने की एक्टिंग करने लगता है। सबके सामने वो भी ऐसे बिहेव करने लग गया था जैसे कि वो हार जाएगा। वो शीले के सामने कांपने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, आखिर आप 80 रैंक के और मैं 95 रैंक का, आप मुझे चैलेंज करने आए हैं। आप जैसा इतना पावरफुल बंदा मुझ जैसे इतने वीक बंदे से फाइट करेगा तो मैं तो हार जाऊंगा ना। ये सुनकर तो शीले को अलग ही कॉन्फिडेंस चढ़ चुका था। वो कहता है कि अगर इतना ही डर लग रहा है तो हार मान ले और एक काम कर, अपने इस केव की ओपनिंग तलिस्मान मेरे हवाले कर दे और जो कल जीता था ना वो माल भी वापस कर दे। ये सुनकर हमारा हीरो भी लाइक है, क्या इस सेट में ऐसा भी रूल है कि जो आपने फेयर और अच्छे तरीके से जीता हो उसे आपको अगले दिन लौटाना पड़ता है? बेचारे शीले की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। कहता है नहीं, ऐसा कोई रूल तो नहीं है। तो चुनसेओ भी लाइक बस फिर क्या, मतलब मुझे स्टोरेज पाउच देने की जरूरत नहीं है ना। और रहा सवाल केव का, तो ये लो, आप केव की चाबी रख लो, ये केव आज से आपका हुआ। ये देखकर कि चुनसेओ ने इतनी आराम से उसे की हैंड ओवर कर दी, उसे यकीन नहीं होता। कहता है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, लोगों को चालबाजी से हराता है, कंफ्यूज करता है, स्नेक अटैक करता है, पर इसने तो चुपचाप ये चाबी मेरे हवाले कर दी। अब ये देखकर कि चुनसेओ उसकी बातों में नहीं आया तो वो चुनसेओ से कहता है कि ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें फिर से चैलेंज करता हूँ, तुम मेरे साथ फाइट करो, अगर मैं जीत गया तो तुमने जो कल लूटा था वो तो मुझे वापस कर दोगे, और रहा सवाल केव का तो उसकी मुझे जरूरत नहीं, ये तुम ही रखो, मेरे पास अच्छा वाला है। चुनसेओ अपने चिन वाले फॉर्म में आते हुए कहता है कि क्या कहा, आपको दोबारा चैलेंज करना है, आपको तो वो मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं जीता तो? ये सुनकर तो शीले यहाँ को बुला हो जाता है कि इम्पॉसिबल, मुझे आज तक कोई नहीं हरा पाया, मेरा स्वॉर्ड इंटेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, यहाँ पर कोई भी उसके माइनर तक भी रीच नहीं कर पाया है, और तुम जैसा लड़का जिसने अभी तक अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करना भी नहीं सीखा, वो मेरा कंपैरिजन कैसे कर सकता है? तुम्हें बस वो स्टोरेज पाउच लौटाना है जो कि तुमने कल जीता था, उसके बदले में तुम्हें मेरे जैसे पावरफुल बंदे की बैक सपोर्ट मिलेगी। तुम जानते हो मेरी रेपुटेशन के बारे में, यहाँ तुम किसी से भी पूछ लो, जीनियस लिस्ट के टॉप पर आने वाले लोग भी मुझे बहुत मानते हैं। अगर मैंने तुम्हारा सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो तुम यहाँ आउटर सेट में फ्रीली घूम पाओगे, कोई भी तुम्हें बुली करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, तुम भी हमारी पावरफुल कम्युनिटी में ज्वाइन करोगे। सोचो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल रही है। अब चैनसॉन भी लाइक, देखिए ब्रो, मैं हारूं या जीतूं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि आप चैलेंज में क्या लगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जीत नहीं सकता या फिर मैं जीत भी जाता हूँ बाय चांस, तो फिर भी मुझे क्या मिलेगा? अब अपने मन में तो वो यही सोच रहा था कि वैसे तो ये मुझे हरा नहीं सकता, तो क्यों ना शर्त में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दे ताकि लोगों को पता लगे कि वो कितना ज्यादा बहादुर है। यहाँ हमारे चुनसेओ का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि शीले ने कॉन्फिडेंस में आकर अपनी पूरी वेल्थ स्टैक पर लगा दी थी। अब अपने सामने चलता फिरता खजाना देखकर तो हमारा चुनसेओ भी लाइक, सच में ये बंदा टॉप पर होने के लायक है। थोड़ा पापड़ बेलना पड़ा, कमजोर होने की एक्टिंग करनी पड़ी, लेकिन वर्थ इट है। इसका माल देखकर ऐसा लग रहा है कि कल मैंने जिस बंदे को हराया था उससे 4 गुना ज्यादा इसके पॉकेट में। मतलब चुनसेओ के पास हर किसी के लिए अलग अलग ट्रिक्स मौजूद है। उसने पहले ही भांप लिया था कि इस बंदे को चालाकी में फंसाना मुश्किल है, तो पहले उसने इसका ईगो बूस्ट किया जिससे इस बंदे को खुद पर कॉन्फिडेंस आ गया और कॉन्फिडेंस में आकर इसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब बारी थी इसे हरा कर इसका माल हड़पने की। तो इस बार हमारे विटनेस के तौर पर वो बायलू को बुलाता है जिसे समझ नहीं आता कि ये हर बार अपने पर्सनल अफेयर में मुझे क्यों घसीटता है। ऐसे तो लोग श्योर हो जाएंगे कि मैं भी इसकी टीम में शामिल हूँ। बेचारी को ना चाहते हुए भी उनके सामने जाकर उनका विटनेस बनना पड़ता है और हमारा हीरो बड़े प्यार से दोनों पोर्टलीज उसके सामने प्रेजेंट कर चुका था कि इन्हें देखते रहना। इसके बाद वो फाइट के लिए तैयार होता है और यहाँ शीले ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया था जिससे बाकी सारे लोग पीछे हट जाते कि कहीं ये उन्हें इंजर्ड ना कर दे। वहीं शीले कॉन्फिडेंस के साथ हमारे हीरो को देख रहा था कि अगर इसने मुझे ऊपर देखने को कहा तो मैं बिल्कुल नहीं देखने वाला। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये सेम ट्रिक दोबारा यूज नहीं करेगा, लेकिन मुझे फिर भी चौकन्ना रहना होगा। क्या पता इसके पास कोई हिडन वेपन हो और वो हिडन वेपन से मुझे इंजर्ड करने की कोशिश करे, इसीलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा पूरे वक्त। हमारा हीरो सामने आता है, उसे
ग्रीट करता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर तैयार हो जाता है। यहाँ शीले ने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिससे ऑडियंस उसकी दीवानी हुई जा रही थी कि देखो कितनी पावरफुल एलाइनमेंट और ग्रेस है, एक स्वॉर्ड मैन जीनियस ऐसा ही दिखना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शीले ये नोटिस कर रहा था सारे स्वॉर्ड मैन अपने एक हाथ से स्वॉर्ड को पकड़ते हैं और ये बंदा दो हाथ से स्वॉर्ड को पकड़ रहा है, कितना ज्यादा क्लमसी है। इसकी हरकतें देखकर कोई भी बता सकता है कि ये नौसिखिया है। जैसे ही दोनों की फाइट स्टार्ट होती है, दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती है और यहाँ हमारे चुनजियाओ ने इतना ज्यादा फोर्स लगाया था कि शीले उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ के आगे हार जाता है और पीछे हो जाता है। वो खुद भी इतना हैरान था कि इस लड़के ने सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करके मुझे रिपेल कर दिया। वही वो चुनजियाओ को अपना कॉम्पिटिटर समझे। उससे पहले चुनजियाओ कहता है कि क्या बात है, कमाल की स्वॉर्ड इंटेंट है, तुम सच में मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो। वो उसके सामने खुद को कोई अलग ही बड़ी तोप समझ रहा था। शीले की उसकी हरकतें देखकर पूरी तरह से बोलती बंद हो जाती है। फाइट के बीच में मौका मिलते ही चुनजियाओ अपनी चालाकी दिखानी शुरू कर देता है। उसने मौका मिलते ही शीले की स्वॉर्ड को उसके हाथ से नीचे गिरा दिया था और फिर अपनी एनर्जी फ्लक्चुएशन से उसे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करके उसके मुंह पे एक पंच जड़ देता है। बेचारे शीले को समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वही हमारे चुनजियाओ को यही मौका तो चाहिए था। वो तो उस पर पूरी तरह से बरस पड़ता है। पहले तो उसे जमीन पर पटकता है और फिर उस पर इतने जोर जोर से पंचेस बरसाकर उसके पूरे चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ देता है। बेचारे शीले को तो रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता और देखते ही देखते उसकी भी हालत बाकियों जैसी हो जाती है। बेचारा इतना मार खाता है कि अनकॉन्शियस हो जाता है। और इधर हमारा हीरो उसे निपटाने के बाद सबके सामने प्यार से ग्रेट करते हुए कहता है कि देखा तुम लोगों ने, बिना चीटिंग के मैं जीत गया। इस बार भी वहाँ खड़ी ऑडियंस उसे चीटर बुलाना शुरू कर देती है कि तुमने स्वॉर्ड कंपटीशन में आखिर अपने हाथों का यूज क्यों किया। तो हमारा चुनजियाओ उसके पास जाकर कहता है कि तुम क्या चाहते थे कि मैं स्वॉर्ड से फीस्ट मारूं? ये कैसा लॉजिक हुआ भला? यहाँ के लोगों में तो कॉमन सेंस ही नहीं है। अगर किसी को पंच मारना होगा तो हाथ का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। और वैसे भी ये कहाँ पर लिखा है कि स्वॉर्ड फाइट के दौरान आप किसी को मुक्का नहीं मार सकते? अभी जब हम लड़ने जा रहे थे तब किसी ने रूल अनाउंस किया। अभी भी मेरा सवाल वही है। फिर से सबकी बोलती बंद हो जाती है और वहीं उसे पिटे हुए सीनियर जाओ और सीनियर जेंग हाओ यही सोच रहे थे कि इसने फिर से ट्रिक चली, सेम ट्रिक, फिर से उन्हें उल्लू बना दिया। बेचारा उनका सीनियर ब्रदर शीले, उसके चेहरे की तो ये हालत की है कि उसके खुद के माँ बाप उसे पहचानने से मना कर दे। यहाँ हमारा हीरो अपने जीत की खुशी में जाता है। बाइलो से अपने सारे सामान को कलेक्ट करता है और सबको दिखाकर कहता है कि मैं तो रिच हो गया। वैसे अगर किसी और को भी चैलेंज करना है तो वो आकर कर सकता है, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि उसे बदले में अपनी पोटली मुझे पकड़ानी होगी। उसकी ये अनाउंसमेंट सुनकर तो वहाँ मौजूद सभी लोग पैनिक करने लग जाते हैं कि इस पागल से कौन लड़े, ये तो रूल्स को भी फॉलो नहीं करता, पता नहीं कब किसके साथ किस तरीके का अटैक कर दे। कोई पागल ही होगा जो अब आकर इसे चैलेंज करेगा। ये देखकर कि अब कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता, वो फैटी यानी फैंग को बुलाते हुए कहता है कि चलो आज मैं जीतने पर तुम्हें ड्रिंक कराऊंगा। वो बाइलू को भी अपने साथ चलने को कहता है। वो तो गुस्से में अपने पैर पटकने लगती है कि जितना कोशिश करती हूँ कि इस बंदे से दूर रहूं, उतना ही इसके साथ फेमस हो जाती हूँ। आउटर सेक्ट में हर कोई अब मुझे इसके ग्रुप मेंबर की तरह जानने लगा है। चुनजियाओ को किसी से फर्क नहीं पड़ता कोई इसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या नहीं। उसने अपना टारगेट सेट कर लिया था। तो जब वो अपने कोर्टयार्ड पहुंचता है तो फैंग फिर से उसकी तारीफ करने लगता है और यहाँ ये दोनों इस बात पे हैरान हो रहे थे कि अब वो 80th रैंक का कल्टीवेटर बन चुका है। और अब चुनजियाओ अपना प्लान इन दोनों से डिस्कस करता है कि उसे जीनियस लिस्ट में टॉप पर जाना है। करंट टॉपर को हराकर वो आराम से उस पोजीशन को हासिल कर लेगा। अब बाइलू काफी देर से खामोश थी। बेचारा फैंग तो इस पर हाँ कर भी रहा था, पर बाइलू के रिएक्शन को देखकर हमारा चुनजियाओ भी लाइक क्या हुआ, मेरे किंगली ऑरा को देखकर फैन हो गई क्या? वही बाइलू भी लाइक नहीं, सोच रही हूँ कि गधा दिन में सपने देखते हुए कैसा लगता है। जब तुम्हारे ये सपने चकनाचूर होंगे तो मुझे तुम्हारा रिएक्शन देखने में बहुत मजा आएगा। तुम जानते भी हो कि टॉप पर पहुँचने वाले बंदे की कल्टीवेशन कितनी है? वो फाउंडेशन रियाल्म की मिड पर पहुँच चुका है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम नॉर्मल से की कल्टीवेटर को हरा रहे हो तो तुम फाउंडेशन रियाल्म के बंदे को हरा दोगे? बट चुनजियाओ को खुद में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो कहता है कि बस 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन कल्टीवेट करके खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि उससे भी पटक दूंगा। इन लोगों को इसकी कल्टीवेशन तरीके का पता नहीं है ना, इसी वजह से ये लोग इस पर डाउट कर रहे हैं। यहाँ हमारे चुनजियाओ भाई को अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए नीचे मौजूद बाकी सारे डिसाइपल्स को भी तो हराना था ना, और उन्हें हराने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कलेक्ट होंगी, यानी कि जितना हायर रैंक लोगों से वो फाइट करेगा उतना ज्यादा रिचर डिसाइपल्स उसे मिलेंगे और उतना ही ज्यादा माल वो बटोरेगा और उसे खाने के बाद वो उतना ही पावरफुल होगा। इस सारे सर्कल को इमेजिन करते ही हमारा चुनजियाओ भाई फटाक से फैंग को काम देता है कि मुझे जाकर जीनियस रैंकिंग लिस्ट ला कर दो। अब ये सुनकर कि उसके सीनियर ब्रदर चुन बड़ी फास्ट नहीं काम करना चाहते हैं, वो तो कहता है कि बॉस आप तो सच में कमाल हो। वही चुन उसे फ्री में काम नहीं करवाता बल्कि अपने पास मौजूद काफी सारी मार्शल आर्ट किताबें उसे पकड़ा देता है, ये कहते हुए कि जो तुम्हें पसंद आ रही है वो रख लो, बाकी बांट देना। वो बंदा टॉप ग्रेड के येलो टायर टेक्निक्स को देखकर एक्साइटेड हो चुका था। इतनी सारे टेक्निक्स तो उसे 1 साल काम करने के बाद में नहीं मिलते। वो
वो सोचता है कि ये सारी टेक्निक तो ट्रांसमिशन हॉल के सेकंड फ्लोर पर मौजूद होती है, जहाँ जाने की परमिशन उनमें से नॉर्मल कल्टीवेटर्स को नहीं है। इतना ही नहीं, ये सारी बुक्स तो 500 स्पिरिट्स कॉइन की है, वो तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो बायलू से कहता है कि तुम क्या खड़े खड़े सीनियर की शक्ल देख रही हो, उन्हें थैंक यू बोलो, क्योंकि आधी किताबें तो तुम्हें भी मिलने वाली है ना। वो भी शर्माते शर्माते थैंक यू बोल ही देती है। हालांकि उसे हमारे सीनियर की असलियत पता थी, इसी वजह से थोड़ा हेजिटेट भी कर रही थी, लेकिन फिर वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है, ये कहकर कि जाओ जीनियस की लिस्ट लेकर आओ। वो दोनों जाते हैं और सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। यहाँ बायलू यही सोच रही थी कि किसे पता था उस चोर के साथ रहने पर इतना फायदा होगा। वहीं अंदर हमारा हीरो राक्षसों की तरह हंसने लगता है कि बताओ, आज तो उसकी कमाई इतनी ज्यादा हो गई, इतना तो वो 4-5 सालों में भी नहीं कमा पाता। सिर्फ स्पिरिट स्टोन को ही काउंट करे तो वो भी 10,000 है, 50 बॉटल लिकर है, मार्शल आर्ट हर्ब्स और स्पिरिचुअल हर्ब्स तो कितने सारे हैं, उन्हें तो वो काउंट भी नहीं कर सकता। इस बार तो सच में उसने बहुत बड़ा हाथ मारा है। और फिर देखते ही देखते वो सारे के सारे स्पिरिचुअल पत्थर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। सारे स्पिरिचुअल पावर कंज्यूम करने की वजह से वो सारी की सारी चीजें यूजलेस हो जाती है और वो सोचता है कि कितना महंगा है उसका ये कल्टीवेशन पाथ। उससे बड़ा शौक तो उसे तब लगता है जब वो नोटिस करता है कि इतना सब कुछ कंज्यूम करने के बाद भी वो 5th लेयर पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। 5th पे तो छोड़ो, वो 4th पे भी नहीं कर पाया। मतलब अभी भी उसे 50,000 स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत है। फिलहाल के लिए उसे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना था, तो वो कहता है कि छोड़ो, कोई मार्शल आर्ट टेक्निक देख लेता हूँ, उसे ही सीख लेता हूँ ताकि वो मुझे हेल्प करे। फिर अपने पास मौजूद एक बुक निकालता है जिसमें किंग न्यून सेट की स्पिरिचुअल सेंस कल्टीवेशन टेक्निक मौजूद थी। तो वो की कल्टीवेशन की 4th लेयर तक तो पहुंच ही चुका था। तो वो कहता है कि इतना इनफ होगा इसे प्रैक्टिस करने के लिए, यही सीख लेता हूँ। अगर ये उसने सीख लिया तो इसका मतलब फिर उसके अंदर एबिलिटी आ जाएगी हर चीज को सेंस करने की, वो भी 10 किलोमीटर दूर से। और ये तो फायदे का काम हुआ ना। इसके बाद तो उसके लिए टारगेट ढूंढना और इजी हो जाएगा। ये सुनकर उसकी आंखों में लालच साफ नजर आने लगता है। उस टेक्निक को सीखते हुए वो उसे अपनी डिवाइन एबिलिटी का ख्याल आता है। वो कहता है कि क्यों ना इन दोनों को कंबाइन करके यूज करके देखूं क्या होता है। और फिर वो जैसे ही अपनी डिवाइन एबिलिटी के साथ इस टेक्निक को कंबाइन करता है ना, उसे वहीं बैठे बैठे काफी दूर की चीजें क्लियरली नजर आने लग गई थी। तो वो क्या करता है, एक्साइटमेंट के मारे पूरे सेट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। सारे कोने कोने में जाकर चेक कर रहा था कि आखिर वहाँ पर क्या मौजूद है। और चेक करते करते वो स्पिरिचुअल बाथ पूल साइड पहुँच जाता है, जहाँ पर एक अप्सरा नहा रही थी। शायद में भी उसकी सीनियर हो, जो उसकी वहाँ की प्रेजेंस को महसूस कर लेती है। वो खूबसूरत सीनियर देखने के बाद हमारा जिन स्वान भी लाइक कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है कि यहीं बैठा रहूं। पर उस खुशबू को ढूंढते ढूंढते वो सीनियर से टकरा गया था, जो कि उसे हिट करके उसकी बॉडी में वापस भेज देती है। बेचारा इतनी जोर का पंच खाकर वापस आता है कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो चुका था, क्योंकि काफी फोर्सफुली वापस आया था ना। वैसे उसे लड़कियों में दिलचस्पी तो खास है नहीं, लेकिन उसे ये टेक्निक काफी कमाल की लग रही थी। वापस आके और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि थोड़ा केयरलेस हो गया, वरना ये एबिलिटी तो है कमाल की। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना जिस मिस्टीरियस प्लेस पर वो पहले पहुंचा था वहीं पहुंचा जाए। वहां से आने के बाद उसे जो पिल मिली थी वो उसी का इस्तेमाल करते हुए अपने कॉन्शियस माइंड में फिर से पहुंच जाता है, जहां पर अब वो टावर उसे साफ साफ नजर आ रहा था। अपने कॉन्शियस सी में वो मार्शल गॉड टावर देखने के बाद हमारा हीरो सोच रहा था कि कहीं वो रेड वुमन होंग ही मेरे इस ट्रेजर के पीछे तो नहीं है, और इसी वजह से वो मेरे गोल्डन कोन रैल्म पर जाने के लिए बेताब है, क्योंकि गोल्डन कोन रैल्म पर जाने के बाद मेरा कॉन्शियस सी स्टेबल हो जाएगा, जिसके बाद बाहर का कल्टीवेटर भी मेरे कॉन्शियस सी में आकर मुझसे फाइट कर सकता है, और तभी वो आकर इस टावर को मुझसे चुरा कर ले जाएगी। इतनी अच्छी शक्ल और कितनी कमीनी साजिश, उसका तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आखिर वो बैंडेड किंग के ट्रेजर को चुराने का सपना देख रही है, चोर से चोरी। वैसे जिस हिसाब से मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझे अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाना होगा, और उसके बाद आने वाले 10 सालों में मैं उसे भी सर पास करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा, ताकि अगर वो मेरे ट्रेजर को चुराने आए भी तो मुंह की खाकर वापस जाए। मैं अपने इस गॉडली टावर को उसको ऐसे ही नहीं सौंपने वाला। ये सोचते हुए वो उस गॉडली टावर के 2nd फ्लोर को एक्सप्लोर करने लग जाता है, जहाँ पर उसे फिर से एक और फॉर्मेशन नजर आती है। तभी टावर के अंदर अचानक मार्शल गॉड स्क्रिप्चर की जगह एक पोर्ट्रेट अपीयर होती है, और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो पोर्ट्रेट और किसी की नहीं बल्कि होंगी की थी। उस रेड ड्रेस वाली लड़की को देखने के बाद हमारा हीरो भी लाइक ये उससे इतनी मिलती जुलती क्यों है, आखिर में ये मेरे टावर के अंदर क्या कर रही है। थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद वो कहता है कि शायद मेरी बॉडी में जो ट्रैकिंग डिवाइस लगा के रखा है ना, उसी की हेल्प से मुझे कंट्रोल शो कर रही है कि मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा सकता। अपने मन में सोच रहा था कि रुक जा चुड़ैल, एक बार पावरफुल हो जाऊं, फिर तुझे बताता हूँ कि कौन किसके पीछे पड़ा है। फिर दूसरे ही पल उसके दिमाग में सेकंड थॉट आता है कि कहीं ये मार्शल गॉड टावर उसे उस औरत से थोड़ा ज्यादा सावधान रहने को तो नहीं कह रहा। फिर तभी वो उस पोर्ट्रेट से ध्यान हटाकर किसी और स्क्रिप्चर की तरफ देखने लगता है, जिसका पैटर्न उसे किसी चीज से मिलता हुआ लग रहा था। थोड़ा ध्यान देता है तो उसे लगता है कि ये शाओलिन ड्रैगन क्लॉ हैंड की तरह क्यों दिख रहा है। क्या सच में
इस चीज का उससे लेना देना है? क्या ये कोई टेक्निक है जिसको सीखने के बाद मेरे क्लॉ, फिस्ट और लेग टेक्निक्स सीखने के बाद वो पहले से भी ज्यादा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे? वो तो वार्म अप करना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि आज से पहले मैंने कभी भी क्लॉ टेक्निक्स नहीं सीखी, अब सीखकर मजा आएगा। और फिर वो स्काई टीयरिंग हैंड नाम की उस टेक्निक को अनलॉक कर लेता है। ये भी एक डिवाइन क्लॉ टेक्निक थी। जुन ज़ियाओबाई को ये प्रैक्टिस करते हुए जो मार्शल आर्ट लग रही थी ना, ये उससे बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। उसे लग रहा था कि इस टेक्निक की हेल्प से वो ब्रूटल अटैक कर पाएगा, लेकिन उसके उलट ये डायरेक्टली मेरिडियंस को कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा इसका इफेक्ट देखने को मिलता है जॉइंट्स पर, बोन्स पर और एक्यूपॉइंट्स पर। ये टेक्निक सीखने के बाद जुन ज़ियाओ के पास अब दूसरों के भी ऐसे वीक पॉइंट्स पर अटैक करने की एबिलिटी आ जाती है, जिसके परफेक्ट हिट से सामने वाला एक ही अटैक में ढेर। अगर वो इस टेक्निक का यूज अपनी फाइट में करेगा तो दुश्मन की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। और इन सारी चीजों के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं बल्कि वही डिवाइन सोल देती है जब वो ये सारी टेक्निक सीख रहा था। जैसे जैसे वो डिवाइन सोल इस अटैक के बारे में इन्फॉर्म करती जा रही थी, हमारे हीरो को ये एब्सोल्यूट गॉडली साउंड कर रहा था। पता नहीं ऐसी डेडली चीजों को सुनकर इसकी एक्साइटमेंट हमेशा पीक पर क्यों पहुंच जाती है। वो सोचता है कि ये टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन अफसोस वो 5th लेयर पर नहीं पहुंचा, वरना तो ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होती। यहाँ जुन ज़ियाओबाई एक और चीज नोटिस करता है कि उसे बाकी सारे कल्टीवेटर्स की तरह ये टेक्निक मैनुअली सीखनी नहीं पड़ती, बल्कि वो जैसे इन टेक्निक्स को रीड करता है वो टेक्निक ऑटोमेटिकली उसके माइंड में स्टोर हो जाती है और उसका दिमाग ऑटोमेटिकली एसेंस को समझ लेता है। इसी वजह से तो वो मार्शल गॉड टावर और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर के तौर पे सामने आया था। इस टावर में ज्यादा वक्त गुजारते गुजारते हमारे हीरो को ये भी पता लग जाता है कि जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन लेयर ऊपर जाएगी वैसे वैसे वो इस टावर को एक्सप्लोर करेगा तो उसे पावर्स मिलेंगी। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड थी। तभी वो नोटिस करता है कि 2nd फ्लोर में और भी मिनी टावर्स हैं, शायद उनके अंदर भी कुछ न कुछ टेक्निक्स मौजूद हो। ये सोचकर जब वो उन टावर्स को भी एक्सप्लोर करता है तो उसे स्काई स्टेपिंग टेक्निक मिलती है, जिसको प्रैक्टिस करने के बाद उसकी मूवमेंट टेक्निक बहुत ही ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। स्काई स्टेपिंग टेक्निक्स में 2 फॉर्म्स थी। पहली फॉर्म का नाम शैडो स्टेप 1000 सर्ज था। इसमें स्पीड मैसिवली इंक्रीज हो जाती है, प्रेजेंस हाइड हो जाती है और एम्बुश और स्नीक अटैक्स के लिए परफेक्ट पावर मिलती है। ऐसा लग रहा था मानो इस बैंडेड किंग के लिए ये सारी टेक्निक पहले से ही हेवन मेड हो, जो कि उसकी एबिलिटी के साथ परफेक्टली अलाइन कर रहा था। उस टेक्निक की 2nd फॉर्म जिसका नाम क्लाउड किक स्टेप था, वो तो और भी ज्यादा क्रेजी था। इसमें यूजर के पैर हवा में ही रहते हैं और इसकी हेल्प से वो एयर वॉकिंग कर सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट कर सकता है और यहाँ तक कि नियर टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, वो भी काफी ज्यादा स्पीड में। इस टेक्निक को सुनकर और इसकी फॉर्म को जानने के बाद हमारा जुन ज़ियाओ भी लाइक, अगर किसी फाइट के दौरान उसका मुकाबला किसी खतरनाक ओपोनेंट से हो गया तो जीत नहीं सकता तो क्या हुआ, भाग तो सकता हूँ। इस टेक्निक का इस्तेमाल करूंगा तो फिर कौन पकड़ पाएगा मुझे। वैसे इस चोरों जैसे माइंडसेट वाला कल्टीवेटर आपने आज से पहले देखा था? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताना। इधर उसकी कॉन्शियसली से बाहर हमारे हीरो की मेंटल पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा झटके के साथ अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाता है। अब 2 बार उस जगह पर रहने की वजह से उसे इतना तो समझ आ चुका था कि जब टावर उसे खुद अंदर बुलाती है तो वो ज्यादा देर तक वहाँ पर रह सकता है और बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से एंटर होता है तो फिर टाइम लिमिट लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा छोटी है। ये ऑब्जर्वेशन उसकी फ्यूचर पावर प्रोग्रेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू थी। फिलहाल के लिए वो सारी चीजों को अवॉइड करता है और अपने रूम से बाहर जाता है, जहाँ वाइलू और फैंग उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों से बताते हैं कि जल्दी चलो बॉस, हमें पीक लॉर्ड ने बुलावा भेजा है। ये सुनकर तो जुन ज़ियाओबाई की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, क्योंकि जिस लड़की को वो नहाते हुए देख रहा था उसे पता चलता है कि वो तो पीक लॉर्ड है। अपने मन में सोचता है कि मैंने तो बस उसे एक बार नहाते हुए देखा है, क्या वो इतनी बुरी है कि मुझे इतनी छोटी सी गलती के लिए सजा देगी। लेकिन तभी फैंग उसे सोच में डूबा हुआ देखकर कहता है कि जल्दी चलो वरना बाकी सारे डिसाइपल्स हमसे पहले पहुंच जाएंगे। तब जाकर जुन ज़ियाओबाई को पता लगता है कि बाकी सारे डिसाइपल्स को भी बुलाया गया है। जहाँ वो तीनों निकलते तो साथ में है, लेकिन बाइलो उनके साथ जाने से मना कर देती है। ये देखकर हमारा हीरो भी लाइक, ये भी अच्छा है, एक काम करो तुम जाकर ना मेरे केव की पहरेदारी करो, जब भी कोई सीनियर फाइट के लिए चैलेंज करने है ना तो मुझे चाय बनाकर पिलाना और उतनी देर में मैं वापस आ जाऊंगा। ये बोलकर वो चलता बनता है। वहीं बाइलू तो अलग परेशान थी कि ये अगर सेक्ट लीडर की नजरों में आ गया और उन्होंने इसे पहचान लिया तो दोनों पिटेंगे। अब अपनी पिटाई को थोड़ा डिले करना चाहती थी। यहाँ हमेशा की तरह पटर पटर करने वाला फैंग आज बहुत ही ज्यादा खामोश और डरा हुआ था। तभी जुन ज़ियाओबाई नोटिस करता है कि बाकी सारे डिसाइपल्स भी बहुत ज्यादा डरे हैं, तो वो फैंग से पूछ ही लेता है कि आखिर सारे लोग पीक लीडर से मिलने जाने के लिए इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे। फैंग बताता है क्योंकि उनके बारे में अफवाह उड़ी हुई है कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और सनकी है। ये सुनकर कि पीक लीडर पागल है, वो उसे खामोश करता है कि अरे क्या कर रहे हो, अगर
सुन लिया तो यहीं से उठवा लेगी। जुन ज़ियाओबाई को जानना था कि आखिर उसे सब लोग पागल और सनकी क्यों कहते हैं, तो फेंग उसे बताता है कि असल में पीक लीडर पहले इनर सेक्ट की टॉप डिसाइपल्स में से एक थी, यानी नंबर 1 जीनियस, और फिर उसे प्रमोट करके सेक्ट लीडर बना दिया गया। और उनका गुस्सा इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक बार उनकी चाय में गलती से चीनी ज्यादा हो गई तो उन्होंने सामने वाले की पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी। इतना ही नहीं, वो हमेशा छोटी छोटी गलतियों पे सामने वाले की सारी कल्टीवेशन खराब कर देती है। अब ये सोचकर कि अगर उसकी चोरी पकड़ी गई तो वो भी तो उसकी कल्टीवेशन खत्म कर देगी। अब तो हमारा जुन ज़ियाओबाई भी काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। वो सोचता है कि कुछ भी करना होगा लेकिन उस लड़की के सामने नहीं जाना। सारे डिसाइपल्स अरीना के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं और तभी वहाँ पीक लीडर आती है जो कि सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हमारा हीरो चुन ज़ियाओ जो आज तक किसी की ब्यूटी से अट्रैक्ट नहीं हुआ, वो उसकी खूबसूरती देखकर इतना खो जाता है कि भूल जाता है कि इसे ग्रीट करना था। फैंग के याद दिलाने पर वो ग्रीट करता है। इधर पता नहीं पीक लीडर के दिमाग में क्या खुराफाती आइडिया आता है कि वो सबके सामने टेबल और रेडिश रखते हुए कहती है कि तुम सभी लोग जानते हो कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अभी मेरा बहुत ही जोर से रैबिट खाने का दिल कर रहा है। अब तुम लोगों को मुझे रैबिट खिलाना है। आधे लोग तो कंफ्यूज थे, ये कैसी वेजिटेरियन है, हमारे सामने मूली रखी है और इसे खरगोश खाना है। तब वो उन सभी को क्लियरली ये एक्सप्लेन करती है कि उसे चाहिए कि सामने वाले डिसाइपल्स अपनी स्वॉर्ड आर्ट का यूज करके इस मूली को एक रैबिट में कन्वर्ट कर दे। यानी पीक लीडर चाहती थी कि वो सारे लोग अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस मूली पर रैबिट क्रेव करे। ये सुनकर तो पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये क्या डिमांड कर रही है, ये कोई कुकिंग कंपटीशन थोड़ी ना है। वहीं जुन ज़ियाओ के सामने उसका फर्स्ट इंप्रेशन पूरी तरह से कचरा हो चुका था। उसे लगता है कि सारे लोग सही कह रहे थे, ये सनकी और पागल है। लेकिन अगले ही पल पीक मास्टर युन एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल निकालती है और वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स को दिखाकर कहती है कि जिसने भी अपने टैलेंट का यूज करते हुए उस मूली के ऊपर अच्छा सा रैबिट क्रेव कर दिया तो ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल उसकी हो जाएगी। अब आपको तो उस बिल की खासियत पता ही है। सारे के सारे डिसाइपल्स अपनी आंखें चमकाने लग जाते हैं क्योंकि बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए। अगर वो सालों तक भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करते रहे ना, तब भी उन्हें ये नहीं मिलती। यहाँ पर सिर्फ रैबिट क्रेव करने से उन्हें ये बिल मिल जाएगी। यही सोच के सारे डिसाइपल्स आगे आकर उस कॉम्पिटिशन में ज्वाइन कर लेते हैं, जो की ऑफिशियली बोली भी नहीं जा सकती की कॉम्पिटिशन है। जिस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल की बात यहाँ पीक लीडर कर रही है, वो आराम से 30-50 हजार में मिल सकती है। इसीलिए वो सारे लोग बहुत ही ज्यादा जोश में आते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और वहाँ से भगा दिए जाते हैं। जैसा कि पीक लीडर के बारे में कहा गया था कि बहुत ही ज्यादा गुस्सैल और नकचड़ी, किसी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं देती। जैसे ही वो लोग हारते हैं उठाकर बाहर फेंक देती है अरीना से, बिना कुछ सोचे, बिना उन पर रहम खाए। एक एक को ऐसे उठाकर फेंक रही थी जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब देख देख कर तो चुन ज़ियाओबाई के पसीने छूटने लगते हैं कि उसकी बारी आएगी तो क्या होगा। वैसे तो वो आराम से रैबिट ड्रॉ कर लेगा, लेकिन अगर इस बंदी को उसकी कल्टीवेशन का पता लग गया तो फिर उसके हाथ से इसे कौन बचाएगा। ये तो मौका मिलते ही उसकी सारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसे बेचारे ने इतनी तिगड़म लगाकर इतने लोगों को हरा कर अचीव किया। हमारे हीरो को अपने टैलेंट पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसीलिए था क्योंकि वो बचपन से ही ब्लेड चलाने में एक्सपर्ट रहा है। एक बैंडेड किंग होने के नाते उसने इतने जानवर काटे हैं, इतना किचन में काम किया है, इतने मीट प्रिपेयर किए हैं कि वो उंगलियों में गिन भी नहीं सकता। इसीलिए चाकू चलाने में उससे ज्यादा एक्सपर्ट यहाँ पर कोई भी नहीं है। बस उसे ध्यान रखना है तो इस पीक लीडर का कि वो इसकी कल्टीवेशन पहचान ना पाए। वैसे काफी सारे डिसाइपल्स उस मूली से रैबिट ड्रॉ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन पीक लीडर को उनकी क्रेविंग पसंद नहीं आती तो वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देती है, बिना उनकी तरफ एक नजर भी देखे हुए। इतने डिसाइपल्स हवा में उड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पतंग उड़ा रहा हो। कोई हॉल से बाहर गिरता है तो कोई सीधा सेक्ट से बाहर। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सबसे गलती कहाँ हो रही है। कि तभी बारी आती है हमारे हीरो की, जिसे पीक लीडर ने खुद सामने बुलाया था। अब जब चुन ज़ियाओबाई की बारी आती है तो वो सबसे अलग सोचता है। उसे लगता है कि सबने रैबिट ड्रॉ किया लेकिन इस बंदी को कोई खुश नहीं कर पाया, तो क्यों ना वो पूरी रैबिट की फैमिली ड्रॉ करे। अपने चाकू की कला शो करते हुए उसने थोड़ी देर में उस मूली को रैबिट फैमिली में कन्वर्ट कर दिया था, जहाँ पर रैबिट के ग्रैंडफादर मौजूद थे, पेरेंट्स थे और रैबिट के बच्चे। और वो इसे क्यूटली पीक लीडर को एक्सप्लेन भी करा था। वो खुद उसके टैलेंट को देखकर हैरान रह जाती है। अब पीक लीडर का रिएक्शन देखकर उसे समझ आ चुका था कि इसे पसंद तो आया, तो वो क्या करता है और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, पीक मास्टर, मेरी क्रिएशन का थीम है रियूनियन और टुगेदरनेस। पूरा परिवार कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर आप एक रैबिट को खाती तो बाकी सारे लोग अनाथ हो जाते ना, तो सबको एक साथ खा लेना। बाकी सारे डिसाइपल्स तो यही सोच रहे थे कि उनसे एक रैबिट ड्रॉ नहीं हुआ और इस बंदे ने पूरी फैमिली बना दी। पीक मास्टर युन पहली बार किसी के स्क्रप्चर में इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। वो काफी इंटरेस्ट के साथ हमारे हीरो की क्रेविंग को देखती है। उसे कोई रिस्पॉन्स ना देता देखकर चुन ज़ियाओबाई को लगता है कि इसे ये पसंद नहीं आया क्या, तो वो कहता है कि रुको रुको, मैं
आपको एक और ड्रॉ करके देता हूँ। और फिर उसने 2 कपल ड्रॉ कर दिए थे कि आपको ये वाला तो पक्का पसंद आएगा। तो ये सुनकर हमारी युन यानी पीक लीडर बाकी सारे डिसाइपल्स को वहाँ से जाने को कह देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर स्याओबाई भी वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसे रोककर कहती है कि नहीं, तुम नहीं, बाकी सारे यहाँ से जाओ। उसके पैर हवा में रह जाते हैं और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो तो यही सोच रहा था कि क्या इसने मुझे पहचान लिया। मेरी कल्टीवेशन के साथ साथ कहीं इसने ये तो सेंस नहीं कर लिया कि मैं परसों उस पर स्पाई कर रहा था। अगर ऐसी बात है तो आज मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। बेचारा अपने दिमाग में ये सारी कैलकुलेशन कर रहा था कि तभी वहाँ पर पीक लीडर यून आ जाती है, जो उसे इंट्रोगेट करना शुरू कर देती है। वो सारी चीजें काफी जल्दी जल्दी पूछ रही थी। पहले पूछती है कि कौन सी टेक्निक प्रैक्टिस करते हो। हमारा हीरो झूठ बोल देता है कि अजूरे क्लाउड आर्ट, जो कि सेक काफी नॉर्मल टेक्निक थी। फिर वो पूछती है कि कितने दिन पहले सेक ज्वाइन किया था। वो कहता है कि 10 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए। इसके बाद वो उसकी कल्टीवेशन लेवल पूछती है, जो कि उसने सच बताई थी कि रिफाइनिंग की 4th लेयर। उसे जल्दी जल्दी जवाब देता देखकर पीक लीडर ने वो आखिरी सवाल भी पूछ लिया था, तुम मेरे रेजिडेंस में क्या स्पाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेचारे का दिमाग तो काम कर नहीं रहा था, जल्दी जल्दी सच्ची सच्चे आंसर कर रहा था। तो ये भी निकल जाता है कि कुछ नहीं, बस कुछ ढूंढ रहा था। अब अपनी बात को वो वापस भी नहीं ले सकता था। अब तो पूरी तरह से पकड़ी गई चोरी। तो अपनी बात को कवर करने के लिए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए पीक मास्टर, मैं तो बस एक ही बार किया था, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। आप कहोगी तो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन यहाँ यून का कहना था कि तुमने वहाँ क्या देखा। अब वो उसे सच तो नहीं बता सकता था कि आपको नहाते हुए देखा, वो भी पूरा का पूरा देखा। तो कहता है कुछ नहीं, मैं बस आपके रेजिडेंस में एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरी मेंटल पावर खत्म हो गई और मैं अपनी बॉडी में वापस आ गया। मैंने कुछ भी नहीं देखा। हालांकि ये बोलते हुए हमारा हीरो एक चीज नोटिस करता है कि ये लड़की तो उससे भी 4 कदम आगे है। इस लड़की का दिमाग तो इसके दिमाग से भी 2 गुना ज्यादा स्पीड से काम करता है। वो तो इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। कितनी आसानी से उससे सच उगलवा लिया। मतलब अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। चुनजियाबाई तो फैंक को गाली देने लगता है कि बेवकूफ कह रहा था कि ये बेवकूफ है, पागल है, सनकी है। किसने कहा इतनी स्मार्ट है, मुझे तो इससे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इतनी इंट्रोगेशन के बाद तभी हमारी पीक लीडर सामने आती है और हमारे हीरो से उसका नाम पूछकर उसे वहाँ से भेज देती है। वो अपने मन में सोच रहा था कि बस यही जाना था। अब जब उसे जाने की परमिशन मिल गई थी तो वो चांस नहीं लेता, बल्कि वहाँ से भाग लेता है कि बाद में सोचूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। वहाँ से निकलने के बाद सोचता है कि अगर थोड़ी देर और रुकता तो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि ओह शिट, पिल तो मैं उसी के पास छोड़ आया। वो सोच ही रहा था कि मैं वही तो कहूँ कि ये लड़की इतनी शातिर है, इतनी आसानी से इतना महंगा पिल कैसे दे रही है। उसका प्लान ही यही था कि वो मुझे बातों में उलझाए और उस पिल को मेरे दिमाग से निकाल दे। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं बैंडेड किंग हूँ, इतनी आसानी से अपनी चीज नहीं छोड़ने वाला। वहीं दूसरी तरफ पीक लीडर को दिखाते हैं, जो कि उसके अंदर कुछ नोटिस कर चुकी थी। उसने जिन ज़ियाओबाई के अंदर इनेट सोल विस्प को नोटिस कर लिया था, जो कि बहुत ही स्पेशल पोटेंशियल है। इसीलिए उसने बहुत ही आसानी से चुन ज़ियाओबाई को जाने के लिए अलाउ कर दिया। हालांकि अपने मन में वो सोच रही थी कि क्या मैं जिसका इंतजार कर रही थी ये वही है। तभी पीछे हमारा हीरो पहुंच जाता है, उसे चौंकाते हुए कि किसका इंतजार कर रही है आप पीक लीडर। वो हैरान थी उसे दोबारा वहाँ देखकर। वो कहता है कि असल में मैं यहाँ पर अपनी एक चीज छोड़ गया था। और फिर जाता है, फाउंडेशन पिल की बोतल उठाता है और अपनी न्यू टेक्निक टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है। पीक लीडर पहली बार शॉक थी। वो कहती है कि क्या अभी अभी इस लड़के ने टेलीपोर्टेशन आर्ट का यूज किया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इस सेट में तो ये आर्ट किसी को आता ही नहीं। वही हमारा हीरो वहाँ से बच के भागने के बाद सोच रहा था कि अच्छा हुआ उस औरत ने मेरा पीछा नहीं किया। वैसे वो मुझे इतनी हैरानी के साथ क्यों देख रही थी, क्या उसे मैं इतना हैंडसम लगा, कहीं उसे मुझसे पहली नजर का पहला प्यार तो नहीं हो गया। अब इसमें उसकी भी क्या गलती, मैं हूँ इतना हैंडसम। 1-2 बार लड़कियां देखती है तो हमेशा प्यार में गिर जाती है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, बेचारी का कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे उससे नहीं हुआ। इतना कॉन्फिडेंस हर किसी को अपनी लाइफ में मिल जाए ना तो वो कुछ भी अचीव कर ले। कमाल का बंदा है ये भी। इसके बाद तो जैसे ही लहरते हुए अपने केव के बाहर पहुंचता है ना, वहाँ इतनी सारी भीड़ देखकर एक्साइटेड हो जाता है और जाकर सीधा बाइलू से पूछता है कि ये लोग कौन है। बाइलू उसे बताती है कि ये काफी सारे जूनियर्स हैं और आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, बदले में अपने स्पिरिट स्टोन और अपनी पोटली आपको पकड़ाएंगे। हमारा हीरो एक्साइटेड हो जाता है कि क्या सच में अपनी स्पिरिचुअल पोटली मुझे देने वाले हैं। लेकिन फिर अपने ट्रेजर हंट वाली आई का यूज करके वो पता लगा लेता है कि इनकी पोटलियाँ खाली हैं। तो वो चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे क्या ऐसा वैसा कल्टीवेटर समझ के रखा हुआ है, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना कंप्लेन कर दूंगा। वो सारे लोग अग्रेसिव होकर उसके साथ एक साथ फाइट करना चाहते थे कि तेरी इतनी हिम्मत। इन सारे चोमों को लग रहा था कि वो हमारे जुन ज़ियाओबाई को बेवकूफ बनाकर उसकी सारी पोटलियाँ हासिल कर लेंगे और अगर वो उससे हार भी गए तो उसे अपनी खाली स्पिरिचुअल पोटली पकड़ा देंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनके सामने साक्षात बैंडिट किंग खड़े हैं, जिन्हें चूना लगाना उनके जैसे नौसिखियों की बस की बात नहीं। तो वो क्या करता है, वहाँ पर मौजूद डिसिप्लिन हॉल के दोनों डिसाइपल्स को आगे कर देता है, जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं और बाकी डिसाइपल्स को चुपचाप वहाँ से चले जाने को कहते हैं, वरना वो उन्हें सेक्ट से रेस्ट्रिकेट कर देंगे। अब ये सुनने के बाद तो उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो चुनजियाओ से आगे फाइट करे। चुपचाप वहाँ से लौट
लौट जाते हैं और यहाँ चुन जाओ बाइलू को अपने रेजिडेंस में लाने के बाद उसे डांट रहा था कि क्या तुम पागल हो, जीनियस लिस्ट में मौजूद सीनियर डिसाइपल्स के ही फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उसके अलावा किसी के भी नहीं, और जूनियर्स को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं, आगे से मेरी रैंकिंग के ऊपर वाले डिसाइपल्स को ही चूज करना। पर ये सुनकर बाइलू बहुत ही क्यूट सा मुंह बनाते हुए कहती है कि मैंने उनसे कहा था लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया, और वो इतनी इनोसेंट लग रही थी कि बेचारे चुन जाओ का दिल नहीं करता कि वो उसे और ज्यादा डांटे, तो वो उसे अपने रूम वापस जाने को कह देता है क्योंकि वो लोग अड़ियल थे, इसमें इस बेचारी की क्या गलती। अब तो बेचारा हमारा हीरो काफी हैरान परेशान नजर आ रहा था कि बताओ, मुझे लगा था कि रैंकिंग लिस्ट में आने के बाद लोग धड़ाधड़ से उसे चैलेंज करने आएंगे, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग आए। अगर यही हाल रहा तो फिर वो इतनी जल्दी पैसे कैसे जमा करेगा। उसके पास एक स्क्रॉल मौजूद था, वो उसे खोल कर देखकर काफी हैरानी के साथ कहता है कि तभी मैं सोचूं, अब तक जो भी उसे चैलेंज करने के लिए आए थे लगभग वो सारे के सारे ही स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स थे। उस स्क्रॉल को पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि सेम फील्ड यानी कि सेम कल्टीवेटर्स अगर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं तो इससे उनके सारे टेक्निक्स और भी ज्यादा फायरेस हो जाते हैं। सेम लोगों के साथ कंपटीशन करने से वो अपने कल्टीवेशन में और भी तेजी से इम्प्रूव करने लगते हैं, और इसी वजह से इस एक्ट में भी ज्यादातर स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स को चैलेंज करते हैं, एल्केमिस्ट को चैलेंज करते हैं, और वही फॉर्मेशन मास्टर्स को चैलेंज करते हैं। दूसरे कल्टीवेटर्स जनरली बाकी लोगों के रास्ते में आने की कोशिश नहीं करते क्योंकि एक तो उन्हें सामने वाले का पैटर्न पता नहीं होता, दूसरा अगर उन्होंने एक दूसरे के साथ फाइट की तो क्योस मच जाएगा। यहाँ स्क्रॉल को देखते देखते चुन ज़ाओबाई को सडनली एक चीज हिट होती है कि काफी अजीब बात है, शी ले तो स्ट्रेंजली लूज योर पीक से है, तो फिर वो अपने पीक को छोड़कर हमारे किंग यून पीक में क्यों आया और मुझे चैलेंज क्यों किया। अगर वो दूसरे पीक का डिसाइपल है तो वो मेरे केव के लिए आकर मुझे चैलेंज थोड़ी ना करेगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना इस बारे में एक इंसान से पूछा जाए, और वो इसके बारे में किससे पूछ सकता था, बाइलू से। तो सुबह सुबह पहुंच जाता है अपने सवालों का पोटला लेकर उसके सामने। बेचारी कुछ पढ़ रही थी, उसे देखकर इतना घबरा जाती है कि बुक के ऊपर ही लेट जाती है, और फिर हमारे हीरो से पूछती है कि बॉस आपको क्या चाहिए, बताइए मैं अभी लेकर आती हूँ। हमारा हीरो मुस्कुराता है, काफी प्यार से उसके सामने बैठकर पूछता है कि तुम इतनी स्मार्ट हो, इतनी अमेजिंग हो, तुम्हें तो यहाँ की चीजों के बारे में पता होगा, तो मुझे ये बताओ कि हम लोग किंग्सव्यू पीक में रहते हैं, तो यहाँ पर मौजूद सारे ट्रेजर्स हमारे पीक के लोगों के लिए हुए। पीक के अंदर मौजूद डिसाइपल्स एक दूसरे को केव के लिए चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारी पीक से बाहर के पीक के डिसाइपल्स आकर हमारी केव के लिए हमको चैलेंज क्यों करते हैं? क्या ऐसा भी कोई रूल है यहाँ पर? बाइलू बताती है कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हमारी पीक लीडर इन मामलों में पड़ती नहीं, इसी वजह से किसी भी पीक के डिसाइपल्स आकर हमारे पीक के डिसाइपल्स को चैलेंज करके उनका केव हथिया लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हजारों से भी ज्यादा केव मौजूद हैं, लेकिन आधे से ज्यादा डिसाइपल्स हमारी पीक के नहीं है बल्कि किसी और पीक के और हमारे पीक में आकर रह रहे हैं। ये सुनकर तो चुन ज़ाओबाई की बॉडी में पूरी तरह से आग लग जाती है, वो तिलमिला उठता है। इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने किंग यू पीक को पब्लिक टॉयलेट बना के रखा हुआ है, कोई भी आके घुस जाता है, और वो हमारी पीक मास्टर बैठे बैठे मजे ले रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है। वो बैठे बैठे अपने ही डिसाइपल्स को बुली होते हुए कैसे देख सकती है? उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था, लेकिन फिर तभी उसे कुछ क्लिक होता है और फिर वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ बाइलू से पूछता है कि एक बात बताओ, अगर दूसरे पीक के डिसाइपल्स आकर हमें चैलेंज कर सकते हैं तो क्या हम भी उनके पीक में जाकर उन्हें चैलेंज कर सकते हैं? पर बाइलू बताती है कि नहीं, बाकी पीक्स के सेक्ट लीडर बहुत ही ज्यादा रूड है और उनके रूल्स भी स्ट्रिक्ट है, हम उन्हें जाकर चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करना तो दूर की बात है, दूसरे पीक के डिसाइपल्स वहाँ पर पैर भी नहीं रख सकते। इसी वजह से वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता जो किंग यू पीक में होता है। ये सुनकर तो वो गुस्से में बैठ जाता है कि किंग यू पीक की तो सिर्फ यहाँ के डिसाइपल्स को ढोल बना के रखा है क्या? कोई भी आके बजा जाता है। पता चलता है कि जिस ली जुआन को हमारे हीरो ने हराया था वो भी किसी और पीक का डिसाइपल था। ये सुनकर वो अपसेट होते हुए कहता है कि अब एक बात बताओ, तो फिर मैं डिसाइपल्स को चैलेंज कैसे करूं? बाइलू कहती है कि अगर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा डिसाइपल्स को चैलेंज करना है ना, तो फिर मैं तुम्हें एक सजेशन देती हूँ, ग्रैंड टूर्नामेंट स्टेज पर जाकर कॉम्पिटिशन को ज्वाइन करो। वहाँ जाने के बाद तुम आराम से जीनियस लिस्ट में मौजूद सीनियर ब्रदर को चैलेंज कर सकते हो। अब ये सुनकर कि वहाँ पर जाने के बाद वो क्रॉस पीक चैलेंज को भी कर सकता है, वो भी फ्रीली, वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, यही तो उसे चाहिए था। पर यहाँ बाइलू कहती है कि ध्यान रखना, जितनी ज्यादा रैंकिंग हाई होगी उतना ज्यादा सामने वाला ओपोनेंट पावरफुल होगा, तो जोश में आकर ऐसे बंदे को चैलेंज मत कर देना जो तुमसे रैंकिंग लिस्ट में बहुत ज्यादा ऊपर हो। हमेशा की तरह चुन ज़ाओ का आखिरी सवाल, क्या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पे कोई खास रिक्वायरमेंट या फिर रूल्स है? बाइलू बताती है कि रिक्वायरमेंट्स तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम अपने से हायर रैंक के डिसाइपल को ही चैलेंज कर सकते हो, और जिसको तुमने चैलेंज किया है वो बेशक से किसी और पीक का हो, लेकिन हमारी सेक्ट का होना चाहिए। हमारे हीरो चुन ज़ाओ ने इस लिस्ट को पूरी तरह से अपने दिमाग में क्रेव कर लिया था कि यान वो अरीना में जाओ
वहाँ जाकर जीनियस रैंकिंग के डिसाइपल्स को चैलेंज करो। वहाँ पर तो क्रॉस पीक रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, पूरे सेट का कोई भी जीनियस किसी भी पीक के जीनियस को चैलेंज कर सकता है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो किसी ने उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया हो, क्योंकि उसके लिए रैंकिंग लिस्ट असल में रिच लोगों की लिस्ट है। वो कहता है कि इसका मतलब अब मुझे लोगों के वेट नहीं करना है कि वो आकर खुद को लुटवाए, मैं किसी भी बकरे को पकड़कर उसे लूट सकता हूँ। और वहाँ की एक खास बात ये भी है कि कोई भी डिसाइपल पूरे महीने में अगर एक भी बैटल नहीं लड़ता है तो उसे लिस्ट से निकाल देते हैं। मतलब सारे कल्टीवेटर्स को महीने में एक ना एक चैलेंज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, उसके बाद बेशक से चाहे वो कितने भी चैलेंज रिजेक्ट कर दे। ये सुनकर तो उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चलने लगती है, इसका मतलब टारगेट भाग नहीं सकता। तो बस फिर क्या था, खुशी के मारे इतना जोर से उछलता है, इतनी तेजी से अपना पावर रिलीज करता है कि बेचारी वहाँ बैठी बायलू उसके पावर के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती और पीछे की तरफ गिरने लगती है। हमारा हीरो बचाता है तो शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो पत्थर दिल इंसान ये कहते हुए निकल जाता है कि तुम मुझे कल सुबह वक्त पर लेने आ जाना और मैं तुम्हारे साथ यानवो अरीना जाऊंगा, ओके। ये कहकर भाई साहब वहाँ से चलते बनते हैं और उसके जाने के बाद बायलू का दिल करा था कि वो पत्थर मार के इसका सर फोड़ दे, क्योंकि एक तो वो बायलू के इतने ज्यादा करीब आ गया, ऊपर से जाते जाते ये बोलकर चला गया कि ऐसी छोटी मोटी चीजों पे ध्यान मत दो। बायलू भी लाइक तुम्हारा क्या, तुम मेरे इतने पास आए, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और तुम्हारा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। मैं भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, इतनी सुंदर हूँ, क्या मेरे पास आने पर इसको कुछ भी फील नहीं हुआ? क्या मैं इसको सुंदर नहीं लगती? बेचारी यही सोच रही थी। अब उसे क्या पता कि हमारे लुटेरे हीरो के उसूल कितने बड़े हैं। उसे पैसों से मतलब है, लड़कियों से नहीं। इतनी खूबसूरत पीक लीडर उसका इंटरेस्ट नहीं ले पाई। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा हीरो अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता है यानवो अरीना, जहाँ पर पहले से ही डिसाइपल्स की फाइट चल रही थी। एक डिसाइपल ने दूसरे डिसाइपल को चैलेंज किया था और उसे उठाकर पटक दिया था। उन दोनों की फाइट देखकर हमारे हीरो की आंखें चमक उठती हैं कि पैसा उसकी आंखों के सामने तैर रहा है। तभी जुनसेओ अपने आसपास वो नोटिस बोर्ड देखने लग जाता है तो उसे जीनियस लिस्ट नजर आती है। वो तो बस फाइट के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। तभी फैंग आकर उसे टोकते हुए कहता है कि आपको सबसे पहले अपने नाम को रजिस्टर कराना होगा। वो उसे यानवो अरीना में बैठे हुए डेप्यूटी एल्डर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो यहाँ के इंचार्ज हैं, जो कि चैलेंज को रजिस्टर करते हैं और जीनियस लिस्ट को मेंटेन करते हैं। बस फिर क्या था, ऑफिशियली सबको लूटने की प्लानिंग करता हुआ हमारा हीरो पहुंच जाता है रजिस्ट्रेशन कराने। वो जाता है फुल कॉन्फिडेंस में डेप्यूटी एल्डर को रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि मुझे जीनियस लिस्ट के डिसाइपल को चैलेंज करना है। डेप्यूटी एल्डर उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का आज से पहले यहाँ पर नहीं आया और न्यू कमर होने के बावजूद भी जीनियस लिस्ट के लोगों को चैलेंज करना चाहता है। हिम्मत तो इसमें बहुत है, लगता है बहुत ही ज्यादा एरोगेंट न्यू डिसाइपल है। वो हमारे हीरो से पूछते हैं कि बताओ कौन से रैंक के डिसाइपल को चैलेंज करना चाहते हो। उसे देखना था कि यहाँ के जीनियस कितने पावरफुल हैं, तो वो कहता है कि रैंक 100 के जीनियस को चैलेंज करना है। वो बताते हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। वो थोड़ा सा हैरान था, फिर 99 रैंक के बंदे के बारे में पूछने लगता है। एल्डर बताते हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। रैंक 95 का चेन हाउ है, वो अभी जैक में है, हमारा हीरो डायरेक्ट उससे फाइट कर ले। पर हमारा हीरो मन में सोचता है उससे तो हरा के आया हूँ। ये चीज उसने एल्डर के मुंह पे बोल दी थी और एल्डर भी लाइक 95 रैंक के जीनियस को हराने के बावजूद भी ये आते ही 100 रैंक के जीनियस के साथ फाइट करना चाहता था। उस पर तो एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती है ये सुनकर कि हमारे हीरो ने उसे पूरा का पूरा लूट लिया। वो तो सोच रहे थे कि क्या 95 रैंक का जीनियस इतना ज्यादा वीक है, लेकिन फिर हमारा हीरो ने ऑर्डर देता है कि देखिए देखिए और किसी को देखिए। एल्डर आज से पहले इतने एरोगेंट लड़के से कभी नहीं मिले। वो अपने मन में सोच रहे थे कि इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ऑर्डर दे रहा है। फिर वो बताते हैं कि अगर नीचे से देखा जाए तो 85 रैंक का शिएले भी अवेलेबल है, तुम जाकर उसे चैलेंज कर सकते हो। चुनजाओ को समझ नहीं आता कि जिन लोगों को हरा कर लूट चुका हूँ वही क्यों सामने आ रहे हैं, जो ऑलरेडी लूट चुके हैं उनके साथ फाइट करके मुझे क्या मिलेगा। तो वो डेप्यूटी एल्डर को कहता है कि एल्डर एक काम कीजिए, जो भी मिल जाए मैं उसे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, मुझे रैंक की परवाह नहीं करनी। अपने मन में सोच रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं एक एक करके ऊपर चढ़ूंगा, लेकिन अब सामने से मुझे बकरे नहीं मिल रहे तो मैं क्या करूँ, मुझे पैसे चाहिए, रैंक लिस्ट का क्या मैं चार डालूंगा। लगता है उसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, उसने तो इस बारे में सोचा ही नहीं कि पहले से वो लोग फाइट करके बैठे होंगे। उसकी बातों पे तो डेप्यूटी लीडर यही सोच रहे थे कि इतना यंग है और इतना एरोगेंस, अपनी जगह भी नहीं पता और औकात से बाहर के लोगों को चैलेंज करने का सपना देख रहा है। आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, रुक तुझे अच्छी रैंक वाला बंदा देता हूँ। ये कहकर वो अपनी रैंकिंग लिस्ट को चेक करते हैं और 50 रैंक के लू मैन को ऑफर करते हैं कि वो अभी सेक में है, तुम जाकर उसे चेक कर सकते हो। उसने इस पूरे महीने कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो तुम्हारा चैलेंज आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा।
जाएगा। अब ये सुनकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि 50 रैंक के बंदे को चैलेंज करूं, डायरेक्ट इतने हाई रैंक के बंदे को कैसे चैलेंज करूं? अगर मैं हार गया तो फ्री फोकट में मेरे सारे के सारे स्टोरेज स्ट्रिंग चले जाएंगे। तो वो डेस्परेट होते हुए एल्डर से कहता है कि एक बार लिस्ट को फिर से चेक कीजिए ना, क्या पता आपको 50 रैंक से नीचे के लोग मिल जाए। अब उसे पैनिक करता देखकर एल्डर को मजा आ रहा था कि अब तुम्हें डर लग रहा है, पर अब तो काफी देर हो चुकी है बच्चे, मैंने तुम्हें सबक सिखाने का इरादा कर लिया। वो कहते हैं कि नहीं और कोई भी अवेलेबल नहीं है, मैं पिछले 100 साल से इस अरीना को मैनेज कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ जो अवेलेबल है वो तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी लड़ चुके हैं और आधे से ज्यादा लोग अभी सेक्ट में ही नहीं है। 50 रैंक का बंदा है या फिर उससे ऊपर के लोग हैं, बताओ तुम्हें क्या चूज करना है। गुस्सा तो हमारे हीरो को बहुत ज्यादा आ रहा था, लेकिन अब उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो जोश में आते हुए कहता है कि हाँ मैं लू मैंग को चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। एल्डर उसे टोकन पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद तुम जिंदगी भर ये सबक याद रखने वाले हो। पता चलता है कि लू मैंग एक हट्टा कट्टा आदमी है जो आते ही चिल्लाते हुए हमारे हीरो को चैलेंज करने लग गया था। हमारे हीरो को भी उसका एरोगेंस काफी पसंद आता है। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों की जबरदस्ती फाइट देखने को मिलेगी। आपको आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।